नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा तो सारे लोग आपके सामने उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दे का एक ऐसा पहलू हम आपके सामने लेकर आए जिस पहलू पर विचार अगर नहीं किया तो आतंकवाद का समाधान मुश्किल है। जी हाँ, मुद्दा है इस्लामिक आतंकवाद या किसी भी प्रकार का आतंकवाद जो दुनिया में कैंसर से भी ज्यादा गति से फैल रहा है। इसका उपाय क्या है और इसका कारण क्या है? अगर हम कारण नहीं समझेंगे तो इसका उपाय भी नहीं कर सकते। हम जो कारण ढूंढ कर लाए हैं वो ये कारण है जो यूरोप की सोच में रखा है। वैसे तो हम 1000 साल से आतंकवाद को झेल रहे हैं, लेकिन यूरोप भी आतंकवाद क्यों झेल रहा है? यूरोप एक ऐसी खुली सोच जो उदार मतवादी बल्कि अति उदारतावादी है, और उनके अति उदारतावादी होने का ही कारण रहा कि उनका सपनों का शहर पेरिस बार बार बल्कि एक साल में 70 बार हमले का शिकार हुआ है। और अब तो युद्ध जिसको कहा जाए इसके समान हमला पेरिस पर हुआ है। ऐसे में क्या अति उदारता आतंकवाद को बढ़ावा देती है और यही दुनिया का बर्बादी का कारण भी बनेगा क्या? यह आज का सवाल है और इस मुद्दे पर हम आपसे हमेशा की तरह बेखौफ होकर प्रतिक्रिया चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए वो नासूर बन गया है जिसे जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। बढ़ते आतंकवाद का कारण कुछ देशों की दोहरी नीति भी है जो अति उदारवादी बनते हैं, जिन्होंने अपने देश में उदारवादी का चोला ओढ़कर अपने ही देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जिसका उदाहरण फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में देखा जा सकता है। इसी साल की शुरुआत में फ्रांस की राजधानी पेरिस आतंकी हमलों से दहला था। फ्रांसीसी मैगजीन शर्ली एब्दो के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, और अब मात्र 9 महीने बाद ही एक बार फिर से पेरिस में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले ने एक बार फिर से पेरिस को दहला कर रख दिया। एक बार फिर से आईएसआईएस ने आतंक का खूनी खेल खेला, और इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं फ्रांस की अति उदारवाद की नीति भी है, जिसने अपने ही देश में ऐसे लोगों को पनाह दे रखी है जो अंदर ही अंदर फ्रांस सहित पूरे यूरोप को खोखला करते जा रहे हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस फ्रांस सहित पूरे यूरोप की अति उदारवाद ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उसी अति उदारवाद को भारत में सेकुलरिज्म का नाम दिया जाता है। तो क्या फ्रांस में जो हुआ उससे भारत के उन लोगों को सीख लेने की जरूरत नहीं जो देश में सेकुलरिज्म का ढोल पीटते हैं? क्या हम अपने देश में सेकुलरिज्म के नाम पर आस्तीन के सांप नहीं पाल के रखे हैं? सीधे तौर पर फ्रांस को आतंकी हमलों से दहलाने में आईएसआईएस का हाथ है। तो सवाल ये भी है कि आखिर ये कैसा धर्म युद्ध खेला जा रहा है जो निर्दोषों के कत्लेआम से जुड़ा है? एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आज वो सब मानवतावादी का झूठा ढोंग रचने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी कहाँ हैं, जिन्होंने पुरस्कार वापसी का नाटक किया था, और कहाँ हैं उनके पुरस्कार? आज जब सबको एक होकर आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है तो वो बुद्धिजीवी कहाँ छुपे बैठे हैं? वो क्यों आगे नहीं आते? क्या आज भारत को संभलने की जरूरत नहीं? एक सवाल हम ये भी खड़ा करते हैं कि क्या अति उदारवाद को इतना बढ़ावा देना चाहिए कि इसकी आड़ लेकर कुछ लोग आतंक का खेल खेलना शुरू कर दें? क्या यही अति उदारवाद और सेकुलरिज्म ही दुनिया के खात्मे और बर्बादी का कारण नहीं है? अगर समय रहते इस अति उदारवाद की नीति को खत्म नहीं किया गया तो एक दिन यही अति उदारवाद की नीति हमारी तबाही का कारण बनेगा। हमारे साथ 2 विशेष अतिथि भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ आतंकवाद के ऊपर विशेष जानकारी रखने वाले पत्रकार मयंक जैन जी। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। चर्चा को हम शुरुआत करते हैं। मयंक जी, क्या हिंदुस्तान में भी जो तथाकथित सेकुलरिस्ट है, सेकुलरिज्म के नाम पर उदार मतवादी लोग हैं, इन लोगों को भी इस आतंकवाद के बढ़ावा देने के पाप का भागीदार नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जो अति उदारवादी लोग हैं भारत में, जिनको हम सेकुलरिस्टों के नाम से जानते हैं, वो अपने आप को ह्यूमन राइट्स वाला कहते हैं। लेकिन अधिकांश हम देखते हैं कि जब बड़ी तादाद में ह्यूमन किलिंग्स होती हैं, जैसे बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, मुंबई के जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, या फिर जो लगातार टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, उनको कंडेम नहीं करते वो लोग। लेकिन अगर उसके खिलाफ रिएक्शन होता है, टेररिज्म के खिलाफ
कहीं पे रिएक्शन होता है तो उस वक्त वो बाहर आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत में जो ये उदारवादी लोग हैं, वास्तव में ये टेररिस्ट राइट एक्टिविस्ट हैं, आतंकवादियों की राइट्स की इनको ज़्यादा चिंता है। और जो वास्तव में जो इनोसेंट ह्यूमन बींग्स टेररिज्म के विक्टिम होते हैं, उनका जब रिएक्शन आता है, उनके सगे संबंधियों का रिएक्शन आता है, उस समाज का रिएक्शन आता है, तब ये लोग एकजुट होकर बहुत बुरी तरह से हमला करते हैं। और लगातार जैसे वो अब कोई ना कोई स्टेट को वीक करने के लिए कोशिश करेंगे या फिर डिससेटिस्फैक्शन पैदा करेंगे, कम्युनिटीज में लड़ाई करवाएंगे, अब कोई भी राष्ट्रवादी फोर्स ऊपर आएगी उसके खिलाफ कुछ करेंगे, ये लगातार उनका चलता रहता है। बिल्कुल त्यागी जी, ये वही लोग हैं जो लोग लंदन में एक दिन पहले मोदी को आतंकवादी कह रहे थे, और सच्चे आतंकवादियों ने, ओरिजिनल आतंकवादियों ने जब पेरिस पे अटैक कर दिया तो ये उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। त्यागी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो आपकी शालीनता है कि आप इसे उदारवादी कह रहे हैं। मैं तो इन्हें ये कहूँगा कि ये आतंकवादियों का समर्थन करने वाले हैं जो सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट भारत में हैं और जगह भी। मेरा ये कहना है कि जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती। फ्रांस के साथ ऐसा ना हुआ होता, काश अगर उसने सबक लिया होता रूस से। रूस के पास भी जब ये माइनॉरिटी के लोग गए थे और इन्होंने कहा कि हमारी शरीयत के ऊपर जो कानून हैं वही लागू होने चाहिए, तो रूस के प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कहा कि रशिया में रशिया के कानून होंगे और माइनॉरिटी को रशिया की ज़रूरत है, रशिया को माइनॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। और जो एक सेंटेंस उसने ख़ास कहा वो ये कि मैं अमेरिका और फ्रांस की तरह आत्महत्या नहीं करना चाहता। वो आत्महत्या है आज फ्रांस की, इसमें 6 अटैक हो चुके हैं। क्या अगर फ्रांस के ने करेक्टिव एक्शन लिए होते, उदारवाद ना होते, अगर इन्होंने आतंकियों के साथ ठीक से एक्शन लिया होता, तो क्या आज पूरे यूरोप में 1430 फ्रांस के लोग IS के सैनिक बने होते? ये बने ही तब हैं क्योंकि ये उदारवाद रहे हैं। अब जो हो गया सो हो गया। आवश्यक मैं इसको उदारवाद के बजाय अति उदारवाद कह रहा हूं और तथाकथित उदारवाद कह रहा हूं। ये वो लोग हैं जो उदारवाद का चोला पहनकर आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये कहने के लिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, लेकिन ये एक्टिविज्म करते हैं आतंकवादियों को समर्थन देने का। और आपने जो कहा कि अगर बंदूक सामने हो तो गीता नहीं उठाई जाती बल्कि बंदूक उठाई जाती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पेरिस गीता नहीं पढ़ रहा था। ये पेरिस पश्चिमी सभ्यता के जीवन शैली का स्वर्ग माना जाता है, जिसको हम नहीं मानते वो लोग मानते हैं। जो पश्चिमी जीवन शैली को सबसे अच्छा आदर्श मानते हैं, उनका स्वर्ग माना जाता है पेरिस। यहाँ पर जीवन जीने की वासना पूर्ति के तमाम वो सारे साधन उपलब्ध है जिसकी कल्पना पश्चिमी जगत करता है। और इसी शहर को हमला करने वाले IS ने कहा है कि दुनिया का विकृत शहर है। मतलब पश्चिमी विचारधारा वाले लोगों को सोचना चाहिए कि वो खुलेपन के नाम पर, आज़ादी के नाम पर जिन लोगों को आज़ादी दे रहे हैं, वो आज़ादी आपकी सबसे पहले छीनने आएंगे। हम आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, भारत के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि आतंकवाद के सबसे पुराने अगर सफरर कोई है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद अगर किसी ने झेला है तो हमने झेला है। हमारे यहाँ पर भी इसको लेकर तमाम विचारधाराएं रही है, उस पर भी जाएंगे। लेकिन ज़रा आपको हम ग्राफिक के द्वारा समझाते हैं कि IS कैसे बढ़ रही है। IS कैसे विस्तार कर रहा है, कैसे आसानी से सुन्नी मुसलमान IS की जाल में फंस रहे हैं, क्यों युवाओं को IS की विचारधारा आकर्षित कर रही है। दरअसल IS युवाओं को हर तरह से गैर कानूनी काम कराने की आजादी दे रहा है और इस्लाम के नाम पर उस काम को सही भी ठहरा रहा है। IS युवा लड़कों को ये बता रहा है कि मासूमों का कत्ल करके एंजॉय करो, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार करो, आपको कोई कानून सजा नहीं दे सकता। ऐसे में दुनिया भर के वो युवा IS की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। IS मुसलमानों को बोल रहा है कि हम फिर से इस्लाम के स्वर्ण युग की ओर जा रहे हैं। ऐसे में सभी मुसलमान IS के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं। इसके साथ ही ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों के मुस्लिम युवक युवतियां
आईएस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ आईएस की क्रूरता को देखकर वापस भी लौटना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें काफिर बताकर मार दिया जाता है। आईएस का युवाओं को जोड़ने का सबसे खतरनाक जरिया बना हुआ है सोशल साइट। सोशल मीडिया के जरिए आईएस उन मुस्लिम युवकों से संपर्क करता है जो आईएस की विचारधारा से थोड़े भी प्रभावित है। आईएस युवाओं को हर वो लालच देता है जो आज के युवाओं को आकर्षित करता है। वैसे आईएस ने अपनी शुरुआत सीरिया से की, जहां सालों से गृह युद्ध चल रहा है। इसके बाद आईएस ने शिया बहुल इराक पर हमला करके अपने वैश्विक स्वरूप के दर्शन कराए। इराक में आईएस ने यजीदियों को अपना सबसे पहला टारगेट बनाया, क्योंकि यजीदी अकेले और दुनिया से अलग रहते हैं। ऐसे में उन्हें आसान टारगेट मिल गया। 5000 यजीदियों का कत्लेआम किया गया। उनकी बच्चियों और महिलाओं को बंदी बनाकर उनका गैंगरेप किया गया, उन्हें बेचा गया। यजीदी बच्चियों को मंडी लगाकर और कपड़े उतार कर बेचा गया। पहले इन बच्चियों और महिलाओं का आईएस लड़के रेप करते हैं, फिर बेच देते हैं। ये कई मुस्लिम युवाओं को खूब पसंद आ रहा है। आईएस इंटरनेट के जरिए लोगों के कत्लेआम की वीडियो दुनिया में भेज रहा है। इसी के साथ वो अपने कृत्यों को सही ठहराने की कोशिश भी करता है। आज आईएस से लड़ने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में कई देश हवाई हमले कर रहे हैं, लेकिन आईएस अपने आप को फिर भी आगे बढ़ा रहा है। मयंक जी, खास करके हिंदुस्तान में जो तथाकथित उदारमतवादी लोग हैं, जो अति उदारवादी लोग हैं, वो लोग अपने आप को बड़े मॉडर्न समझते हैं, लेकिन उनके इस मॉडर्नाइजेशन पर ही अब अटैक हो रहा है। तो ऐसे में सुधरने की कोई संभावना दिखती है? नहीं, ये सुधरते तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो उनका फ्रीडम का जो एक वो भी एक उनका स्मोक स्क्रीन है। उनका वास्तव में टारगेट हिंदू सोसाइटी है। वो ना फ्रीडम के वो वर्शिपर हैं, ना वो किसी प्रकार के जो इस्लामिक मूवमेंट है उसके वो समर्थक हैं। उनका मेन प्रॉब्लम है कि हिंदूज के प्रति उनके अंदर बहुत गहन विद्वेष है। हिंदू सोसाइटी के खिलाफ हैं वो। तो जो भी फोर्सेस हिंदू सोसाइटी की स्ट्रांग होंगी इंडिया में, उसको वो अपोज करेंगे और उसके लिए वो अलग अलग नाम लेते हैं। फ्रीडम का लेते हैं, ह्यूमन राइट्स का नाम लेते हैं, एनवायरनमेंट का नाम लेते हैं, विमेन राइट्स का नाम लेते हैं और हर एक तबके को वो बहुत प्रताड़ित है ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं और भारत में एक प्रकार की एक डिससेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं और उससे अपनी दुकान चलाते हैं। तो ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं और हिंदू फोर्सेस को, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, उनको आगे नहीं दिखाना चाहते। वो उसके लिए किसी से भी समझौता करेंगे। जो भी हिंदू फोर्सेस के खिलाफ अलाइंड फोर्सेस हैं, उन सबके साथ वो समझौता करेंगे, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे वो इस्लामिक टेररिस्ट हो, चाहे वो मिशनरीज हो। ये सबका एक कंबाइंड लेकिन अगर हम देखें पश्चिम में तो मिशनरी वर्सेस इस्लाम ऐसा हो रहा है ना। देखिए, पश्चिम में आज यूरोप में क्रिश्चियंस से ज्यादा एक्स क्रिश्चियंस हैं। वो लोग इतने मॉडर्न हो गए कि उन्होंने अपना जो भी उनका ओरिजिनल कल्चर था उसको छोड़ दिया। अब वो काफी एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं। अब वो कंफर्ट जोन में हैं। वो बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि बच्चे पैदा करना एक मुसीबत है और उससे उनके एंजॉयमेंट में विघ्न आता है। तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। जो रिप्लेसमेंट रेट चाहिए 2.1 का, वो भी वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सब्सिडीज भी दी हैं कि भाई आप बच्चे ज्यादा पैदा करिए। उसका बेनिफिट मुस्लिम्स ले रहे हैं वहां पर। तो जो टैक्स पेयर है फ्रांस का, उस टैक्स पेयर के पैसे से जो फ्रांस की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सब्सिडाइज हो रही है, वो उसकी ग्रोथ हो रही है। तो इनफैक्ट जो डेमोग्राफिक जो ग्रोथ हो रहा है फ्रांस में और यूरोप के दूसरे कंट्रीज में, वो यूरोपियन पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से किया जा रहा है। और ये लोग इतने डी क्रिश्चियनाइज हो चुके हैं, वो एक्स क्रिश्चियन हो चुके हैं, उनका कोई ओरिजिनल कल्चर नहीं बचा। वो लोग अब कह रहे हैं कि अब माइग्रेशन हो रहा है। सीरिया से 40 लाख माइग्रेशन हो चुका है 2011 के बारे में के बाद। और अभी की स्थिति है कि 15,000 लोग रोज माइग्रेट वहां होकर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसलिए उनको लिया जा रहा है। यूरोप के कुछ देश ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बूढ़ों की संख्या ज्यादा है, हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे, काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, तो इनको ले लो, इनको थोड़े संस्कारित करके हम रखेंगे और इनसे काम निकलवा के लेंगे। लेकिन हो तो उल्टा रहा है, ये तो कब्जा हो रहा है। ये जो फ्रांस है उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है और जर्मनी का ये हाल है कि वहां 10,000 इमिग्रेंट्स रोज पहुंच रहे हैं डेली। और वहां पे जो ईस्ट जर्मनी की तरफ से जो वहां पे जो बनी हुई है इस वक्त
जो जिनकी विचारधारा काफी कम्युनिस्ट है, जो वहां की जो हेड ऑफ स्टेट है, तो उन्होंने ये खोल दिए हैं दरवाजे जर्मनी के। और जर्मनी की ये हालत, लेकिन मैं मयंक जी आपको बताना चाहूंगा, 5 साल के अंदर 4 गुना मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाएगी, 2 करोड़ मुस्लिम जर्मनी के अंदर हो जाएंगे। मयंक जी, मैं अभी मतलब पिछले महीने ही जर्मनी जाके आया हूं, सुदर्शन के वहां कार्यालय खोलने के लिए गया था, पेरिस में भी गया था जुलाई में, और पिछले महीने में मैं जर्मनी में होके आया। इन दोनों जगह पर जो आम नागरिक है, आम देशी है, उन लोगों के मन में इन लोगों के प्रति जबरदस्त गुस्सा है, सरकार के प्रति है और आतंकवादियों को समर्थन देने वालों के प्रति है। हमारे यहाँ जिनको हम तथाकथित बुद्धिजीवी या उदारमतवादी कहते हैं, इनके प्रति है, और साथ में इन माइग्रेंट्स के प्रति भी है। हाँ, बहुत बड़ा गुस्सा है। इसलिए जो राइट विंग मूवमेंट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर, जो काफ़ी एग्रेसिव हैं, जो राइट विंग पार्टीज हैं वहाँ पर, चाहे वो जर्मनी में हो या फ्रांस में हो या यूरोप के अलग अलग देशों में हो, तो राइट विंग मूवमेंट्स को बढ़ावा मिल रहा है। और जिसको हुलिगन्स कहते हैं, जो फुटबॉल फैंस हैं, जो अधिकांश गरीब इलाकों में रहते हैं यूरोप में, और उनको माइग्रेंट्स को फेस करना होता है, वो काफ़ी वायलेंस करने की उनके अंदर क्षमता है। तो काफ़ी सारी स्ट्रीट में वायलेंस हो सकती है, लेकिन जो वहाँ का एलीट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल यही मैं बताना चाहूंगा कि पेरिस उस पश्चिमी सोच का कैपिटल है, जो ये कहता है कि जीवन उपभोग लो और उसको बस इस जन्म में जो जो जीना है, जो जो किया सकता है, वासना के पूर्ति के तमाम रास्ते, यहाँ तक कि वहाँ एक देश है नेदरलैंड, उसके बगल में ही फ्रांस के आसपास में, उसने तो अपने सगे बहन के साथ भी शादी करने के लिए वहाँ पर जो कोई मनाही नहीं रखी है। हाँ, वो स्वच्छंदता आ गई है, स्वतंत्रता के बजाय अब यूरोप में स्वच्छंदता आ गई है, और उनमें बेलगाम जो हो चुके हैं, क्योंकि कोई डोरी उनको नहीं खींच रही है, अपनी रूटलेसनेस आ गई है। जो हमारी अर्बन सोसाइटी है इंडिया में, उसमें भी उसी प्रकार की रूटलेसनेस आ रही है। और ये जो रूटलेसनेस आती है जब हम सब आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं, हम क्लोज्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वास्तव से दूर होते हैं, जड़ों से हटते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, हमें विटामिन डी नहीं मिलता, फिर हमारे को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो एक कृत्रिम आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहकर एक कंफर्ट लेने वाली जो दुनिया है, वो पिटेगी। बिल्कुल, उसको बाहर निकल के खेतों में जाना पड़ेगा, वापस अपनी जड़ों को ढूंढना पड़ेगा, अपने पुराने कल्चर को ढूंढना पड़ेगा, तब आप लड़ पाएंगे। वो लोग तो मेडिवल पीरियड में रह रहे हैं, वो तो अभी भी 1500 शताब्दी से 15वीं शताब्दी से बाहर नहीं निकले, और हम जो है 21वीं शताब्दी के हिप्पी बन चुके हैं। तो इसलिए हारेंगे जरूर। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आप? नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ भिलाई से। हाँ जी, हाँ चौहान के जी, ये पहले तो ये कि जो ये दिखाया गया कि भाई जो ये इन्होंने पुरस्कार लुटाए हैं कि आतंकवाद को ऐसे प्रश्रय देते हैं ऐसे लोग, मैं इसके साथ कहना चाह रहा हूँ कि साथ साथ कुछ देश के जो दुश्मन, जनता के जो दुश्मन राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका भी जिक्र किया जाना चाहिए था। जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और अब इनके साथ एक और पार्टी जुड़ गई है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी। ये लोग भी जो है मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सेक्युलरिज्म का नाम लेते हैं, नकली जो है धर्मनिरपेक्षता का नाम लेते हैं। तो ये लोग भी बहुत बड़े जो है इस चीज के अंदर सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं इस बात से सहमत होना होगा कि भारत के राजनीतिक दल भाजपा आरएसएस को विरोध करने के लिए ऐसे बातों का समर्थन करते हैं जिसमें कहा जाता है कि आईएस और आरएसएस एक जैसी है, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, 180 डिग्री का फर्क है। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे लोगों को भी साथ जोड़ा जाता है। मैं टीपी त्यागी जी के पास चलूंगा। त्यागी जी, आप एक सेना के अंग रह चुके हैं। आज भी हिंदुस्तान में सेना जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है, उन क्षेत्रों में खास करके जहां कश्मीर या पूर्वोत्तर के राज्य है, वहां पर ये तथाकथित उदारमतवादी सेना के अधिकारों को कम करने की बात करते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि युद्ध के बीच में कुछ लोगों को हथियार डालने के लिए कहना मतलब शत्रु को साथ देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप बहुत अच्छी बात है।
लेकिन लिबर्टी ड्रंक होना और लिबर्टी ड्रंक होने की इजाज़त देना ये उदारवाद है और इस उदारवाद के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। अब ह्यूमन राइट्स के नाम में वो सिपाही बेचारा क्या करे जिसको ये कह दिया गया हो कि तुम अगर पता भी लग जाए कि कोई आतंकी किसी घर में छुपा है तो आप वहाँ जा नहीं सकते जब तक आपके पास सर्च वारंट नहीं है। वो सिपाही बेचारा क्या करे अगर पता भी लग जाए कि दो संदिग्ध आतंकी एक घर में बैठे हैं लेकिन आप उनके टेलीफोन बिना इजाजत के टैप नहीं कर सकते। तो ये ऐसा हो गया कि आपने सिपाही के हाथ आप जिन सरकारी सिस्टम को फॉलो करना चाहोगे तो वहां उनके लिंक है वो उनको बता देंगे। बिल्कुल। तो जब तक आप सर्च अब वारंट फ्रांस की लेके घटना आओगे, से मैं तब इसको तक उन जोड़ना लोगों को चाहूंगा निकाल त्यागी जी, दिया जो जाएगा। बात आप बोल रहे हैं। पेरिस में, यूरोप में 2 दिन पहले इस हमले के बारे में उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था। 15,000 संदिग्धों की सूची पूरे यूरोप में बनी हुई है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो मानवता, तथाकथित मानवतावादी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इतने ज़्यादा हावी है वहाँ पर कि वो केवल 150 लोगों का ही इंट्रोगेशन कर पाए। उन्होंने केवल 150 लोगों को प्रतिबंधात्मक अरेस्ट किया। अगर 15,000 लोगों को किया होता तो ना आतंकवाद बढ़ता, ना कल का हमला होता, ना 150 लोगों की जान जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ हाँ हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। सर आपका प्रोग्राम एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं लेता, जो सही है वही दिखाता है। सर हेलो हेलो, आवाज ठीक नहीं, हम कॉलर को कहेंगे कि आप अच्छे नेटवर्क में आके अपनी बात को कहे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। हम जरा आपको कारणों पे नजर डालते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए, अति उदारवाद ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। यूरोप ने अपनी सीमाएं अति उदारवाद के नाम पर खोल दी। इससे आतंकी आसानी से यूरोप में प्रवेश कर गए। वैसे यही नहीं, फ्रांस में मल्टीकल्चर के नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ावा देना भी फ्रांस को महंगा पड़ रहा है। माइग्रेशन के बाद यूरोप में अपराध बढ़े। जैसे जैसे यूरोपीय देशों में अरब से लोग जाने शुरू हुए, वैसे वैसे यूरोप में अपराध बढ़ गए। महिलाओं से रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, स्ट्रीट गैंग बढ़ गए। इसके बाद भी यूरोप ने इन अपराधों की ओर ध्यान नहीं दिया। डेमोग्राफिक आतंकवाद की ओर बढ़ता यूरोप आतंकवादियों का एक पुराना फंडा है। वो दुश्मन देशों में अपने लोगों को भेजते हैं। इसके बाद ये लोग सीमाओं पर अपने आप को बहुसंख्यक बना लेते हैं। वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ से भगा दिया जाता है। ऐसे ही डेमोग्राफिक आतंकवाद की ओर यूरोप बढ़ रहा है। जैसे जैसे वहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, वैसे वैसे आतंकवाद बढ़ेगा। सिविल वॉर की ओर दुनिया। यूरोप में सिविल वॉर शुरू हो गया है। सिविल वॉर के तहत ही लोगों को अरब देशों से भगाया जा रहा है। शरणार्थियों के जरिए वहां अपने लोग भेजे जा रहे हैं। इससे दूसरी सभ्यता पर हमले में आसानी हो रही है अरब आतंकियों को। यूरोप ने खुद की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। फ्रांस में जो अपराध शुरू हो गए हैं, उन पर सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने ध्यान नहीं दिया। मल्टीकल्चर के नाम पर यूरोप ने दिल के दरवाजे खोल दिए, लेकिन यूरोपियों को ये नहीं पता जिनके लिए उन्होंने दिल के दरवाजे खोले, वो उनके दिल को ही चीरना शुरू कर देंगे। यूरोपीय सरकारों ने जनता के विचारों पर ध्यान नहीं दिया। यूरोप के लोगों में जब सर्वे कराया गया, यूरोप में शरणार्थियों को जगह दी जाए, तो यूरोप वासियों ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन सरकारों ने अति उदारवाद का झंडा बुलंद करने के नाम पर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं तथाकथित मानवतावादी, अति उदारवादी। इन लोगों ने ऐसा माहौल दुनिया भर में बनाया कि आतंकवादियों को एक ऐसी पूरक भूमि मिली, माहौल मिला कि उसमें वो पनपने के लिए बहुत आसानी से चारों तरफ फैल गया। और अब
उन जगह पर आतंकी हमले हो रहे हैं जहां पर कभी मानवता के बड़े बड़े गीत गाए जाते थे, लंबे चौड़े भाषण दिए जाते थे, दुनिया के केंद्र खोले जाते थे। बल्कि कुछ देश तो ऐसे हैं जिन देशों में दुनिया के आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय अधिकृत तौर पर चलते हैं, उनके वहां पर ऑफिसेस है, बैंक अकाउंट है, उनकी भी इकोनॉमी है और उनकी इकोनॉमी पर भी उस देश का कुछ फायदा मुनाफा है। लेकिन अब जब गोली खुद के तरफ चलने लगी है तो भाषा कुछ आधार पर कुछ मायनों में बदलने लगी है। लेकिन क्या इन सब चीजों से हिंदुस्तान कुछ सीख लेगा? हिंदुस्तान अपने अतीत में देखेगा या वो केवल मुखदर्शक बनकर रह जाएगा? मयंक जी के पास चलते। मयंक जी, हिंदुस्तान इस पूरे घटनाक्रम से क्या सीख लेगा, ऐसा आपको लगता है, या क्या लेनी चाहिए? देखिए, जो मल्टीकल्चरलिज्म यूरोप में है वो फेल हो गया है। यूरोप का स्टेट जो है वो कोलैप्स कर रहा है और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मल्टीकल्चरलिज्म एज अ थियोरी आज कोई यूरोप में भी उसको मानता नहीं है और भारी एंगर है यूरोप के लोगों में उस थियोरी के लिए। तो यहाँ पर जो भारत का जो ओरिजिनल कल्चर है उसके लिए रिस्पेक्ट और उसके लिए आदर का भाव जो कि राइज हो रहा है, जो मोदी के रूप में राइज जो हमने देखा, जो राइज ऑफ नरेंद्र मोदी, वो एक्चुअली राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है वर्सेस नेहरूविज्म। नेहरूविज्म वो तमाम उन इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता था, चाहे जो विदेशी आक्रांता थे, उनके जो रेमिनेंट्स यहाँ रह गए थे, रेजिड्यूज यहाँ रह गए थे और जो हमारे पे राज करते थे, उन रेमिनेंट्स के का राज भारत में आज़ादी के बाद चलता रहा और वो उदारवाद के रूप में आज हमारे नेशनलिस्ट फोर्सेस को काउ डाउन करने की कोशिश करता है। तो आज जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं भारत की, उनको राइज होने का टाइम आ गया है और एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। जो सेक्युलर फोर्स हो गई है, राइज हो गई, लेकिन उनको ये पुरस्कार लौटाकर या बाकी सारे ड्रामे करके जो दबाने की पड़ेगा। केवल सत्ता से काम नहीं चलेगा। जो सत्ता है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर जो हम उनका जो इंटेलेक्चुअल बैकिंग है, जो एक बौद्धिक बैकिंग होता है एक सिंहासन के पीछे, तभी सिंहासन टिक सकता है। क्योंकि जो सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया के, एकेडेमिया के, जो परकोलेट करते हैं थॉट को और जो देश चलता है जिस थॉट के ऊपर, वो सब कम्युनिस्टों के हाथ में है, वो लेफ्टिस्ट के हाथ में है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के हाथ में है, नक्सलाइट्स के हाथ में है। बहुत सारे ये लोग नक्सलाइट्स हैं, CPI-ML के लोग हैं, ऐसे घुसे हुए हैं तंत्र में जिनको भारत एज अ कंट्री पसंद ही नहीं है। वो चाहते हैं भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ऐसे लोग जो है वो संचालन कर रहे हैं भारत की बौद्धिक संपदा का। तो ऐसे पदों पर बैठे पड़ेगा आपको। जो आपका चैनल है, जैसे ये एक ट्रांसमिशन करता है नॉलेज का, ये राष्ट्रवादी नॉलेज का ये अकेला चैनल है। यही दिखाता है हमारी कितनी बुरी हालत है। केवल एक चैनल है, भारत में इतने सारे चैनल हैं, लेकिन इस तरह से राष्ट्रवादी बात करने वाला दूसरा चैनल है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी शर्म का विषय है। बिल्कुल त्यागी जी, जो बात मयंक जैन कह रहे हैं कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी का फॉर्मूला सक्सेस नहीं होता, ये बात तो हिंदुस्तान 68 साल पहले भुगत चुका है। जो मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग लिया, वो इसी आधार पर कहा ना कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए हमको अलग देश दे दो। बिल्कुल ठीक कहा मयंक जी, जो है वो ठीक कह रहे हैं। और मैं इस बात की ताकीद करता हूँ कि जितने भी चैनल आज हिंदुस्तान में हैं, केवल एक सुदर्शन चैनल ऐसा है जिसके ऊपर राष्ट्रवाद की बात होती है। हमारा तो ये कहना है कि अब सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बताने की ज़रूरत है पहले, कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि जब भी कोई बात आए उसमें कहा जाए देश सर्वप्रथम, देश की जय सर्वप्रथम। लेकिन यहाँ तो आज एक और अजीब बात सुनने को मिली। यही जो उदारवादी लोग हैं, ये उदारवादी लोग कह रहे हैं कि इस IS के खिलाफ लड़ाई में हमें अलग रहना चाहिए। क्यों अलग रहना चाहिए? बोले हमारे यहाँ तो सुन्नी भी हैं, हमारे यहाँ तो शाह भी हैं। अब ये अगर इन मुसलमानों में दो तरह के हैं, अगर हम IS के खिलाफ लड़ेंगे तो एक तरह के मुसलमान या एक वर्ग के लोग जो हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। ये इनकी उदारता की पराकाष्ठा है। इस बात को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद हिंदुस्तान में पैदा कर दिया जाए,
और त्यागी जी, सिंगल त्यागी जी, उनकी बोलने का दुख नहीं है, वो जो बात कह रहे हैं उसका ज्यादा दुख नहीं, दुख ये बात का है कि उनको बोलने के लिए मंच दिया जा रहा है, चैनल उनकी बात को लोगों के सामने सुना रहे हैं, उनकी बात को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, दुख इस बात का है। मैं मल्टीकल्चरलिज्म पे एक सफाई देना चाहता हूं। जो मैं मल्टीकल्चरलिज्म यूरोप में फेल हो गया, जो मैं बता रहा था, वो यूरोपियन स्टाइल मल्टीकल्चरलिज्म फेल हुआ है, जिसमें कि दो ऑपोजिंग आइडियोलॉजीज को एक साथ जबरदस्ती प्रिटेंड करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि ये साथ में रह सकते हैं, जबकि उनकी आइडियोलॉजी ऑपोजिंग है एक दूसरे से और एक दूसरे का डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, और वो प्रिटेंड करते हैं नहीं नहीं सब ठीक है। लेकिन भारत में एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी सदियों से रहती है। भारत का यह मानना था कि आप अपने ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं आप मानिए, आप अपने ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आपकी पूजा पद्धति मेरे से डिफरेंट है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो हम जिसको बड़ी बात में कहे, वो एक ही पेड़ की कई शाखाओं की आप बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये मल्टीकल्चरल और मल्टी आइडियोलॉजिकल सोसाइटी एक साथ एक कॉमन वैल्यू धर्म के अनुसार रह सकती थी। उस धर्म में 10 लक्षण होते थे कि भाई आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, क्रोध नहीं करना। लेकिन 68 साल पहले पाकिस्तान ने अलग बन के क्या साबित कर दिया? पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि जो हमारा जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी थी भारत की, जो एक दूसरे को एक्सेप्टेंस, ये टॉलरेंस वर्ड यूज करते हैं, ये बहुत गलत वर्ड है। वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं कहूंगा कि आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं यहां पर, तो वो एक नेगेटिव वर्ड है। हमारे यहां एक्सेप्टेंस था, हमारे यहां सभी के विचारधारा की एक्सेप्टेंस था, एक्सेप्ट आतताई, आतताई की एक्सेप्टेंस नहीं थी, लेकिन बाकी सबकी एक्सेप्टेंस थी। पाकिस्तान ने यह कहा कि नहीं, हम जो ये हिंदू हैं, ये आइडोलेटर्स हैं, ये मूर्ति पूजक हैं, ये काफिर हैं, और हम इनके साथ नहीं रह सकते, और हमें अलग एक पाकिस्तान चाहिए जहां पर हम मुस्लिम्स का ठीक से डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, दोनों वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों आज फेल्ड स्टेट है। वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पे भूखमरी है, परेशानी है, और पाकिस्तान का कोलैप्स होने का टाइम बहुत नजदीक आ गया है। तो इनका जो ये कहना था कि हम अलग हो जाएंगे तो बहुत तेजी से डेवलप करेंगे, वो बात भी गलत सिद्ध हो गई, डेवलपमेंट भी नहीं कर पाए। और दूसरा, उनके अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि अपने से जो दूसरी आइडियोलॉजी के लोग हैं उनके साथ समावेश हो सके, क्योंकि वो रिजेक्ट करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करते हैं। और उनके लिए एक ही चीज रहती है कि अगर आप उनकी आइडियोलॉजी को नहीं माने तो वो आपके खिलाफ जिहाद करेंगे। वो जिहाद का नतीजा ही पाकिस्तान था। अब हम भारत पे आते हैं। हमारे यहाँ पर भी सदियों से ये स्थिति रही, हालांकि सदियों से कहना शायद गलत होगा, लेकिन भारत में जब आतताइयों के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने की बारी आई, तो हमारे यहाँ पर भी दो विचारधाराएं सामने आके खड़ी हो गई। वो विचारधाराएं भारत के ही एक पेड़ की दो शाखाएं थी। एक कहते थे कि नहीं, अति उदारतावाद आत्महत्या होगी, और दूसरे कहते थे कि नहीं, यही मानवता का सही दर्शन है। इसमें भी हमको आज के वर्तमान को मार्गदर्शन करने की क्षमता है, और इसलिए अतीत के कुछ उदाहरणों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम आपको दिखाते हैं सावरकर फिल्म के अंदर जब गांधी और सावरकर की जो वास्तव भेंट हुई है, उस डॉक्यूमेंटेड भेंट के आधार पर बनी हुई इस फिल्म के कुछ अंश। आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो, लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है, शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते। और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है।
मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करें। त्यागी जी के पास चलता हूं। त्यागी जी, क्या यह स्थिति आज भी हिंदुस्तान में नहीं है? यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो 1200 साल तक गुलाम रहा? हम किस उदारता के ऊपर गर्व करें? इस उदारता के चक्कर में ही और इस अहिंसा के चक्कर में ही ये प्रॉब्लम आई। हम ये नहीं कहते कि गांधी जी के की बात गलत थी। गांधी जी ने जो अहिंसा की बात की वो ठीक है, वो मेरे और तुम्हारे पर्सनल रिलेशंस के अंदर ठीक है, लेकिन जब देश की अस्मिता खतरे में हो तब 1% भी अहिंसा एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चाणक्य ने ही कहा है और चाणक्य ने ही वो राज पैदा किया था जो दुनिया में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का राज था। तो मेरा कहना ये है कि हमें अब उदारता के बजाय अब हमें व्यावहारिकता यानी कि प्रैग्मेटिज्म के ऊपर अपना फोकस करना होगा। कॉलर के पास चलते, कई कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, हमारा जो हिंदुस्तान को आज आजादी मिली है ना, वो हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में ना नेता सिर्फ आज तक 2 ही पैदा हुए हैं। एक श्री सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरा मोदी। सुभाष चंद्र बोस की वजह से आजादी मिली है हमें। हम सोच रहे हैं कि हमें गांधी जी ने आजादी दिलाई है। आज गांधी जी को तो सिर्फ श्रेय दिया गया था, अंग्रेजों ने श्रेय दिया था आजादी का कि तुम शरीफ आदमी हो, हम इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। और धन्यवाद। सुभाष बाबू की बात हिंदुस्तान में हमेशा होती है और खास करके जहाल मतवादी या राष्ट्रवाद पर आक्रामक रुख अपनाने वाले लोगों की बात जब भी आएगी तब सावरकर, सुभाष बाबू और भगत सिंह की बात जरूर आएगी। हम आपको गांधी और सुभाष के भेंट का भी वीडियो दिखाते हैं। आप ही ने तो मुझे पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रपति बनाया था जबकि मैं देश निकाले पे था। आज जबकि मैं खुद जीता हूं, आप मुझे नहीं चाहते। मैंने ऐसा क्या किया है बापू? हम सबको अपनी आत्मा की आवाज ही सुननी चाहिए सुभाष। क्या आपको लगता है बापू कि मैं आपके बताए हुए रास्ते से अलग चलने की कोशिश करूंगा? क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं? अगर अब भी तुम पार्टी के अनुशासन में चलने की प्रतिज्ञा करो और अहिंसा का व्रत लो तो कांग्रेस तुम्हारे साथ काम कर सकती है। अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था, मैं मानता हूं बापू, लेकिन वो समय शांति का था। आज जबकि सारी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं, तब अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा बापू? मुझे दुख है सुभाष, पर ऐसी बातें के कारण ही कांग्रेस ने जो तुम पर बैन लगाया था, मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बाबू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बाबू तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है बाबू। इसीलिए तो मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपील की है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता बाबू, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अपने अलग रास्तों पर चलना होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबू? क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? आप इस तरह मुझे अलग नहीं कर सकते। मेरा प्यार फूल से भी कोमल है और पत्थर से भी कठोर। और तुम भी मेरे बिगड़े बेटे हो सुभाष। हालांकि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर चुका हूं, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है, भले ही हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। कभी आप ही ने कहा था महात्मा जी कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ है तो आगे बढ़ने से मत डरना।
मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ सुभाष। फिर भी अगर अपने तरीके से तुम भारत को स्वतंत्रता दिला सके तो देखना, सबसे पहले तुम्हारी पीठ थपथपाने में ही आऊंगा। फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने मार्ग पर सफलता मिले। त्यागी जी, ऐसा क्यों होता है कि सबसे ज्यादा समर्थन देने की इच्छा रखने वाला, क्षमता रखने वाले को बिगड़ेल बेटा कहा जाता है? झूठ का प्रचार बहुत समय से चला आ रहा है। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ कि अगर बारदोली आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, इनसे देश आज़ाद होना होता तो तब हो गया होता जब ये आंदोलन चलाए गए थे, और ये सब आंदोलन 1942 तक ख़त्म कर दिए गए थे। उसके बाद की बात तो बताई ही नहीं गई लोगों को। तब उन्हें पता लगता कि जो सुभाष चंद्र बोस ने किया वही सही था। उसी के नेतृत्व में 18 फरवरी 1946 को तलवार नाम के एक जहाज के लोगों ने, नौसैनिकों ने विद्रोह किया, और जब 700 अंग्रेज 3 घंटे की लड़ाई में मार दिए गए, तब जनरल ऑचिन लेक ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखा दैट वी आर नाउ लेफ्ट विद ओनली 2 alternatives, either we leave India or we are thrown out of India. Now this is how we got the independence. लेकिन हमको पहले दिन से बता रखा है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल। Now this is rubbish. हम इसकी सराहना करते हैं कि आदमी को अपने आपसी व्यवहार के अंदर बिल्कुल अहिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए, उदारवादी रहना चाहिए, अपने परिवार से, अपने मित्रों से। मनुष्य के लिए लागू होती है, एक शैतान और एक मनुष्य के बीच ये बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? कहना है कि यहाँ जो है अहिंसा और हिंसा का जो है हिंदू मुस्लिम मुसलमान काफी जो है यहाँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, पूरे तैयारी के साथ बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जय हिंद। हाँ जी, मैं जम्मू से हूँ, प्रमोद बोल रहा हूँ। हाँ, तो मुझे ये कहना है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा भला आतंकवाद को कौन जानता है? 25 सालों से इसको जम्मू कश्मीर आतंकवाद को झेल रहा है, और अब तो ये पूरे भारत में और भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुका है। और कई औरतों को इन मिलिटेंट्स ने विधवा कर दिया, बच्चों के उनके माँ बाप छीन लिए, भाइयों की बहन के भाई छीन लिए। तो अब पूरे जो देश है, इन सबको एकजुट होना पड़ेगा और सबको मिलकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और जो देश इसको बढ़ा, हम आपको गांधी जी और भगत सिंह वाला वीडियो भी दिखाते हैं जिससे कि बात और आगे जाए। मयंक जी के बात चलते। मयंक जी, ये विचारधाराओं के टकराव में हमेशा जो न्याय मिला है वो तो संघर्ष से मिला है, लेकिन संघर्ष अपनों से भी जो करना पड़ता है, जो शायद मोदी हिंदुस्तान में आज कर रहे हैं या राष्ट्रवादी ताकतें आज जो हिंदुस्तान में कर रही है, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये अहिंसा का जो धर्म जो गांधीज्म में दिखाई देता है, उसकी भारत में कहीं जड़ें नहीं हैं। इवन जो जैनिज्म है, जो कि बहुत अहिंसात्मक रिलीजन माना जाता है और अहिंसा उसके लिए एक महान धर्म है, लेकिन वहां पर भी जो पुरुषार्थ सिद्धोपाय नाम का ग्रंथ है, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि यदि तुम्हारे धर्म पे आक्रमण हो, तुम्हारे घर की स्त्रियों पर आक्रमण हो, तुम्हारे पे आक्रमण हो, तब तुम शस्त्र उठाकर अपनी रक्षा करो। तो ये जैन धर्म का पुरुषार्थ सिद्धोपाय नामक ग्रंथ कहता है। तो ये जो जितनी भी बातें, हमारे हर भगवान के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र है, और शस्त्र में शास्त्र का ही दंड निकल के दंड बनता है और वो शस्त्र बन जाता है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ कोई भी, ये तो कहने की बहुत ही बड़ी बात है कि थप्पड़ मार दो तो मैं दूसरा गाल दिखा दूंगा। हमारे यहाँ तो मूंछ पे ताव भी अगर कोई गांव में दे दे
तो भी तलवारें निकल जाती हैं कि ये फालतू में क्यों मुझ पे ताव दे रहा है, क्या चैलेंज कर रहा है। तो हमारी कहीं भी संस्कृति, हमारे यहाँ कोई भी निशस्त्र व्यक्ति घर के बाहर निकलता ही नहीं था। अभी भी डंडा लेके कम से कम वो घर के बाहर जाता है। तो ये जो सारी चीजें, जो झूठा अहिंसावाद गांधीज्म के माध्यम से हमारे अंदर डाला गया, इससे सारा समाज का सत्यानाश हो गया। इससे तो अच्छा था कि आजादी नहीं मिलती, कम से कम हम संघर्ष करके आजादी लेते। अगर ये कह रहे हैं कि अहिंसा की वजह से मिल गई, तो ऐसी आजादी हमको चाहिए भी नहीं कि व्रत रख के और भीख मांग के और हाथ जोड़ के आजादी मिल जाए। इस आजादी से हम किस प्रकार के मनुष्य बनेंगे? शौर्य हो, क्षात्र हो, तपस्या का उसके अंदर कोई प्रमाण हो, वीरता का प्रमाण हो, तब आजादी मिलने का मजा है। नहीं तो खत्म हो जाए, मर जाए, वो बेटर है। तो इसलिए जो हमारा जो समाज का जो कंफ्यूजन आया है, जिसको प्रज्ञा का दोष कहते हैं, हमारी समाज में प्रज्ञा का दोष आ गया, ये झूठी अहिंसावाद से। वो प्रज्ञा का दोष का फायदा ये सेकुलरिस्ट उठाते हैं और गांधीज्म के नाम पर हमको बिल्कुल पंगु बनाने की योजना है। तो इसलिए हमको वापस अपने कल्चर में जाना पड़ेगा, अपने शास्त्र और शस्त्र के कल्चर में जाकर हमको समझाना पड़ेगा कि राइटियस वॉर, जो हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ते थे, वो हम लड़ने के लिए आज भी हम शूरवीर पैदा कर सकते हैं जब तक। और इसके लिए डेविड फ्रॉले ने कहा है कि इंटेलेक्चुअल क्षत्रियाज, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो हम लड़कर दिखाएं, हम आर्ग्यूमेंट्स भी जीते, हम डिबेट्स भी जीतें, और हम अगर जरूरत पड़े तो मैदान में आकर लड़े भी, तभी ये देश बच सकता है। बिल्कुल। त्यागी जी, क्या एक सैनिक के नाते आप इस लड़ाई में भारत ने आईएस के खिलाफ रणनीतिक दृष्टिकोण से भी और रणांगन के दृष्टिकोण से भी खुले होकर उतरना चाहिए, ऐसा मानते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा मानते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि अभी बहुत जल्दी 70वां जन्मदिन मनाने वाला है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। किस बात का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है कि 3-3, 4-4, 5-5 देश आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। अब तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आतंकवाद की परिभाषा को निश्चित करे और बताए कि आतंकवाद में फर्क नहीं होता, अच्छे और बुरे आतंकवाद में सभी आतंकवाद एक जैसे हैं, सारे देश एक होकर लड़ें। और अब रशिया भी इस बात को छोड़ दे कि असद को बचाना है या सीरिया को की सरकार को बचाना है। अब तो एक लक्ष्य रखा जाए कि आईएस का खात्मा करना है, सारे देश मिलें और उसमें हिंदुस्तान भी भाग ले। क्या ये जो डर बताया जाता है लोगों के द्वारा कि जो भारत के अंदर के आईएस समर्थक है वो विद्रोह कर देंगे या कुछ कर जाएंगे, ये कितना सही है? ये तो बहुत सही है, यही बहुत सही है। दरअसल मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पहले मुखबिरों को मारते थे, बाद में अंग्रेजों के ऊपर गोली चलाते थे। हमारा भी यही कहना है कि आतंकवादियों से खास तौर पे भारत में ज़्यादा खतरनाक हैं आतंकवादियों का सहयोग करने वाले, समर्थन करने वाले, उनके फेवर में बोलने वाले। लिहाजा उनका आइडेंटिफिकेशन और उनके ऊपर लगाम लगाना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी नौजवानों का आह्वान करता हूँ कि वो अपने आसपास छुपे हुए उन गद्दारों को, उन जयचंदों को, उन आतंकवादियों के समर्थकों के ऊपर नकेल लगाने का काम इस मूवमेंट से ही शुरू कर दें। लेकिन उनमें से तो कई खुलेआम याकूब के फांसी के लिए रुकवाने के लिए नाम और साइन कर चुके हैं। उनको नकेल लगाने की व्यवस्था तो इस देश के ना न्यायपालिका के पास है, ना मीडिया के पास है। मीडिया के पास तो इसलिए भी नहीं कि वो पैसे से बिक जाता है। न्यायपालिका से आप न्याय की उम्मीद ना रखें और आप विधायिका से और किसी से उम्मीद ना रखें। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हथियार है वो है सामाजिक बहिष्कार। और अगर सामाजिक बहिष्कार किया जाए, सार्वजनिक बहिष्कार किया जाए ऐसे लोगों का जो आतंकवादियों के समर्थन में उतरते हैं, तो उसको स्वयं ही समझ में आने लगेगा कि उसे अपने बर्ताव, अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाना है। लिहाजा अब एक रास्ता है हमारे पास कि हिंदुस्तान के बारे में अच्छा सोचने वाले नौजवान, आतंकियों का सहयोग करने वाले लोगों का सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलरिस्ट का सार्वजनिक और सामाजिक बहिष्कार करें। देखिए, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ। जो हम लोगों को आदत पड़ गई है अय्याश जीवन की, खूब ज्यादा पैसे कमाने की और खूब लग्जरी की, तो ऐसा समाज कैसे लड़ेगा?
तो जब तक हम पैसा जो है नंबर 1 पे रखेंगे तब तक हम नहीं दिए। हमारे समाज में पैसा कभी नंबर 1 पर नहीं था, हमारे समाज में पैसा नंबर 3 या 4 पर था। हमारे समाज में सबसे ऊपर विजडम और स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उसको केंद्रित करने के लिए जो सक्षम लोग थे वो नंबर 1 पर थे। नंबर 2 पर जो शौर्यवान, जो अपने से कमजोर की रक्षा करने के लिए अपने से ज्यादा ताकतवर से भिड़ जाए, वो व्यक्ति नंबर 2 पे था। और उसके बाद जो ये नंबर 3 और 4, यहाँ पे वेल्थ थी, यहाँ पे 64 प्रकार की कलाएं थी, वो उन कलाओं, वो स्किल्स थे उनके, उन स्किल्स के माध्यम से वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये जो हम लोगों का अब नंबर 1 बन गया है पैसे का, तो अब वो शास्त्र हमारे में खत्म हो गया। अब जो भी चीज है वो जो मीडिया है जहां पे नॉलेज का केंद्र होना चाहिए वो भी जो है पैसे के हिसाब से सोचता है, वो पेड मीडिया हो गया है। और जो किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है, वहां पे ऑयल वेल्स हैं तो चलो वहां पर अटैक कर दो प्लेन से जाकर, लेकिन जहां पे रियली जो इंडिया को पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ना है, वहां पे टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाना है, तो वेस्ट और यूरोप वो अलाउ नहीं करेगा। और वो इराक में फालतू में जाकर बॉम्ब्स डाल दिए और बाद में कहते हैं सॉरी हमसे गलती हो गई, वहां तो कुछ नहीं था। तो ये जो पैसे की दृष्टि से भी युद्ध होता है, आपको ऑयल वेल्स पे कब्जा करना है, आपको सत्ता हासिल करनी है, और आतंकवाद जहां पर रियली है वहां पर अटैक नहीं होता। जो रियल केंद्र है आतंकवाद का वो पाकिस्तान है। तो अफगानिस्तान तो सिर्फ उसका सिम्टम है, जो रियल डिजीज है, जो कैपिटल है वर्ल्ड का टेररिज्म का, वो पाकिस्तान है। तो सारे वर्ल्ड को यूनाइट होकर सबसे पहले तो पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं नहीं साहब, जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर अफगानिस्तान की तरफ है वहां पे ट्रूप्स जो है पाकिस्तान को भेजनी पड़ रही है, इसलिए इंडिया जो है अपनी ट्रूप्स अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं रखे। तो इस तरह का प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही जो नजरिया है पश्चिम का, वो उनको आज डूब लेगा, बल्कि डूब रहा है। बस अब कब कितने गति से डूबेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का सबसे अनुभवी अगर कोई देश इस दुनिया में है, किसी देश के पास इसका अनुभव है, जेनेटिक अनुभव है, तो हिंदुस्तान है। क्योंकि यहाँ पर तमाम दुनिया के लुटेरे आए। अब तो दुनिया केवल IS अलकायदा जैसे कुछ लुटेरे से परेशान है, लेकिन हिंदुस्तान तो दुनिया के 10 दिशाओं से आने वाले लुटेरों से परेशान रहा। उनके आक्रमणों को झेला, लेकिन उनको परास्त किया और फिर स्वतंत्र होकर दुनिया के सामने खड़ा है। और इसलिए दुनिया को अगर आतंकवाद से छुट्टी पानी है, दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति पानी है, दुनिया को आतंकवाद से छुटकारा पाना है, तो उसको हिंदुस्तान के, अर्थात यहाँ के शौर्य के, यहाँ के सामर्थ्य के, यहाँ के पुरुषार्थ के, यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह और सुभाष बाबू जैसे महावीरों के संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, ना कि तथाकथित शांति और तथाकथित उदार मतवादी रास्ता। दोनों अतिथियों का और सारे दर्शकों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और आज का कार्यक्रम देखा। हमारा प्रयास बस आज के कार्यक्रम से यह है कि आप किसी झूठी बातों में आकर बस दिखावा और पैकेजिंग और मार्केटिंग की बातों में मोहित होकर अपने पुरुषार्थ के रास्ते से भटक न जाए। हिंदुस्तान को आज बनावटी बातों की नहीं, समर्पण के, शौर्य की, संघर्ष की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।